हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। वन शॉट रिवीजन चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया है। आज हम लोग 4th चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन का रिवीजन करने वाले हैं। ओके, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये लास्ट लेक्चर हो सकता है इस सेशन का। 5th चैप्टर जो है फिजिक्स का वर्क, एनर्जी एंड पावर, हो सकता है वो मैं नहीं डाल पाऊंगी, तो इस सेशन का ये लास्ट लेक्चर भी हो सकता है, बिकॉज कुछ डिफ़िकल्टीज़ की वजह से मैं इसके बाद अब लेक्चर्स इतनी जल्दी नहीं डाल पाऊंगी, है ना। तो सारे बच्चों का एग्ज़ाम 15th ऑफ ऑलमोस्ट सारे बच्चों का एग्ज़ाम 15th ऑफ मार्च तक तो हो ही जाएगा। अगर 20th मार्च तक अगर आपका एग्ज़ाम होता है, अगर आपके साइंस का पेपर 20th मार्च या इसके बाद होता है, तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि उसे मैं 18th और 19th को अपलोड कर सकती हूँ। अदरवाइज इससे पहले मैं नहीं अपलोड कर पाऊँगी, सो सॉरी फॉर दिस। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। वैसे भी ये चैप्टर बहुत ही लेंथी होने वाला है, तो वीडियो बड़ा हो सकता है, 1.5 आवर्स से क्रॉस कर सकता है ये वीडियो। ओके, हम लोग इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स को भी इसमें कवर अप करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन राइज होता है कि भाई ग्रेविटेशन है क्या, है ना। अच्छा, ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस चैप्टर में जो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज को पढ़ा था, उसको एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखे थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट विद मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यानी कि जो चीज़ जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहती है जब तक कि उस पर अपना कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है। चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो उसकी स्पीड हो या कुछ भी हो, वो चेंज नहीं होता है जब तक कि उस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, जो कि हमें ये फॉर्मूला देता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, जो कि जिसका फॉर्मूला ये होता है F इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन t। ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट इज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो उसके बदले में उस पर रिएक्शन भी होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट किया तो वो ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर भी फोर्स एक्सर्ट करेगा। इसके हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे कि जैसे कि सेलर अगर जंप करता है तो नाव पीछे की तरफ घसक जाती है, पीछे की तरफ मूव कर जाती है, क्योंकि नाव उस सेलर पे फोर्स एक्सर्ट करती है। और सेलर के पैर से जो नाव पे फोर्स एक्सर्ट होता है तो बदले में वो नाव भी उस सेलर पे फोर्स एक्सर्ट करती है, इसलिए नाव पीछे चली जाती है और वो जंप कर पाता है। इसी तरह के हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। ओके, सो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ग्रेविटेशन? इस ग्रेविटेशन वर्ड की ऑकरेंस कैसे हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई इसकी स्टोरी? तो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन। वो एक दिन क्या एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक एप्पल ज़मीन पर आकर के गिरा। बस यहीं से शुरुआत हो गई ग्रेविटेशन के बारे में सोचने की। उन्होंने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों हुआ, ये जो एप्पल है वो ज़मीन पर ही क्यों गिरा, ये और किसी डायरेक्शन में क्यों नहीं गिरा। फिर उन्होंने बहुत स्टडीज़ की, बहुत रिसर्च किया, तब उन्हें यह पता चला कि दिस अर्थ अट्रैक्ट्स एप्पल। ये जो अर्थ है वो एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फिर उन्होंने सोचा कि अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करती है तो मून भी तो अर्थ के चारों तरफ मूव करता रहता है, तो फिर ये जो अर्थ है मून को क्यों नहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्यों मून अर्थ की तरफ नहीं फॉल होता है और एप्पल क्यों फॉल हो जाता है। तो इस पर उन्होंने बहुत सोचा। फिर उनके दिमाग में ये बात आई कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई नहीं होता है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है ना। तो इन दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो तो चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो एप्पल जो है रेस्ट पे था और वो रेस्ट से मोशन में आ गया, तभी तो ज़मीन पे आके गिरा। वैसे ही यहाँ पे मून की हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या कि इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी में चेंज होती है तो दैट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, इसमें एक्सेलरेशन कॉज हो रहा है। और किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन तभी कॉज होता है जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, फोर्स अप्लाई होता है। तो इन सारी बातों को कनेक्ट करके उन्होंने ये इस बात पे ये पहुँचे कि अर्थ के पास कोई ना कोई ऐसी टेंडेंसी है, कोई ना कोई ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये एप्पल एंड मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रही है, और इसी फोर्स का नाम उन्होंने दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके,
इसी फोर्स को उन्होंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब देखो, अब फिर एक सवाल मन में आता है कि जब अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है तो मून अर्थ की तरफ फॉलो होता हुआ हमें क्यों नहीं दिखाई देता है, और ये एप्पल हमें क्यों दिखाई दे देता है? ऐसा क्या बात है कि मून जो है अर्थ की तरफ फॉल होता हुआ हमें नहीं नजर आता, लेकिन एप्पल इजीली हमें दिख जाता है। हम कोई बॉल ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, वो वापस नीचे आ जाता है और हम इजीली उसे देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इससे एक बात क्लियर हुई कि इस केसेस में मासेस का डिफरेंस है। मून का मास इस एप्पल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है ना। देखो, ये जो अर्थ है ये फोर्स एक्सर्ट कर रही है इस मून पे, जिसकी वजह से ये अपने सर्कुलर पाथ को मेंटेन रख पा रहा है, जिसकी वजह से ये अर्थ की तरफ फॉल होता हुआ जा रहा है और स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पे अर्थ फोर्स एक्सर्ट कर रही है और बदले में ये मून भी उस अर्थ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मून का जो ये पाथवे है, जो सर्कुलर पाथ है, वो मेंटेन्ड है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, और मून का जो मास होता है वो अर्थ के मास से लगभग सेम होता है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। मून और अर्थ के अगर हम मास की बात करें तो मून और अर्थ के मास में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, बट वहीं पे अगर हम एप्पल के मास की बात करें तो एप्पल का जो मास है वो अर्थ के मास से काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से ये एप्पल जो है वो आसानी से नीचे की तरफ गिर जाता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। बिकॉज सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अगर हम इससे मास एंड एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू f अपॉन m, यानी कि a इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और इसी तरह से अगर m का फॉर्मूला अगर आप निकालोगे तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा 1f अपॉन a, दैट मीन्स के मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो मास एक्सेलरेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा वो अर्थ की तरफ कम अट्रैक्ट होगी, और जिस बॉडी का मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन रेट ज़्यादा होगी। यही वजह है कि एप्पल जो है वो अर्थ पे जल्दी गिर जाता है और मून अर्थ की तरफ थोड़ा बहुत ही अट्रैक्ट हो पाता है। ओके, तो ओवरऑल इस तरह से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि सिर्फ एप्पल और मून ही नहीं बल्कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वे सभी एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दिस टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ओके, नाउ अब हम इससे सिमिलर एक और वर्ड सुनते हैं, दैट इज ग्रेविटी। तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन क्या ये दोनों सेम टर्म है या डिफरेंट है? तो आंसर इज नो, बोथ आर डिफरेंट। हाउ? लेट्स सी। देखो, अभी हमने दो केसेस देखे, राइट? फर्स्ट केसेस में हमने देखा कि जब भी हम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं वो फिर वापस रिटर्न आ जाती है अर्थ पे। एक चीज़ हमने ये देखा, और सेकंड चीज़ हमने ये देखी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो बॉडी है, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है एक दूसरे पे और अपनी तरफ खींच रही होती है। ओके, तो फर्स्ट केस में ये जो अर्थ इस बॉल को, मान लेते हैं कि हमने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया और वो नीचे ज़मीन पर आकर के गिरा, तो ये जो अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ खींच रही है, ये जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल की जो टेंडेंसी है, इसे कहा जाता है ग्रेविटी। ओके, अर्थ के किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, यानी कि इस बॉल का मास कम है, अर्थ का मास ज़्यादा है, इसलिए बॉल अर्थ की तरफ तेज़ी से खींचा जा रहा है, इस टेंडेंसी को कहा जाता है ग्रेविटी। दैट मीन्स कि कोई भी वो ऑब्जेक्ट जिसका मास ज़्यादा है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और नॉर्मल केस में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो चीज़ है, जैसे कि पेन है, बुक है, वो एक दूसरे में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है उसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन में क्या फ़र्क है? तो देखो, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विद मास,
ऑब्जेक्ट विद मास, इसमें मास भी इंक्लूडेड है, जिसका ज़्यादा मास है वो अपनी तरफ दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेती है, दिस इज द ग्रेविटी। ओके, एंड ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है उसको कहा जाता है ग्रेविटेशन। ओके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी F इज इक्वल टू mg होता है, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होता है ये हम अभी आगे देखेंगे। इसी तरह से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो ये फॉर्मूला है वो कैसे फाइंड हुआ ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का जो सेंटर है वहां से लेकर के ऑब्जेक्ट जो ऊपर थ्रो किया गया है उसकी जो डिस्टेंस है ये होता है ग्रेविटी का डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज विल अलोंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। जैसे कि कोई भी दो बॉडी है तो इन दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन। ओके, अब बात ये आता है कि ग्रेविटी कब जीरो होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स कब जीरो होता है। तो देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर के बिल्कुल क्लोज आ जाएगा, जब इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं बचेगा, डिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी भी में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, है ना। जब तक कि डिस्टेंस नहीं होगा उसकी चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जब डिस्टेंस ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। डैट मीन्स के एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो, और जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा तो डैट मीन्स के ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी ज़ीरो। ओके, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स कब जीरो होगा, तो जब दो बॉडी के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, यानी कि दोनों बॉडी बिल्कुल पास होगी, बिल्कुल सटी हुई होगी, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो इन्फिनिटी पे आ जाएगा, तब ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो। ओके, तो ये था डिफरेंस। अब आइए हम लोग देखते हैं, एक दो टर्म आता है सेंट्रीपेटल फोर्स एंड टेंजेंट। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। तो देखो, अभी आपने देखा कि ये जो मून है वो अर्थ के अराउंड एक सेंट्रल पाथ पे, एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। अर्थ के अराउंड मून जो है वो रिवॉल्व होता है, इसी तरह से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व होता है। तो इसे आप एक एग्जांपल से रिजेंबल करो कि अगर आप एक थ्रेड को, है ना, हाथ में एक थ्रेड ले लो और उसके एक कोने पर, एक सिरे पर अगर आप कोई स्टोन बांध देते हो और उसको कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हो, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो स्टोन है ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा, सर्कुलर पाथ पे सर्कुलेट करता है। और जब ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है तो इसके हर एक पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो दैट मीन्स डायरेक्शन चेंज होने का क्या मतलब है कि इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, टाइम टू टाइम अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो यही तो होता है एक्सेलरेशन। तो दैट मीन्स कि इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कॉज हो रहा है, और एक्सेलरेशन कॉज कब होता है, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो। अदरवाइज हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा है कि जब तक कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज नहीं हो सकती है, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। तो यहाँ पे तो पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, दैट मीन्स कि इसमें कहीं ना कहीं पर से फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो हाथ में हम इस थ्रेड को आप पकड़े हुए हो, यहाँ से कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है जो कि इस स्टोन पे लग रहा है, और ये सेंटर की तरफ ये फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ ये इस स्टोन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसी टुवार्ड्स द सेंटर लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स कहा जाता है, जो कि सर्कुलर पाथ पर मूव करने वाले इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है और उसके पाथ को मेंटेन रखता है, जो कि इसके पाथ को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इसी तरह से आप अर्थ को इससे रिजेंबल कर लो कि ये जो अर्थ की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो कि इस मून को सेंटर की तरफ खींच के रखती है, मेंटेन करके रखती है, जिसकी वजह से ये जो मून है वो इस सेंट्रल सर्कुलर पाथ पर ही रिवॉल्व होता रहता है, ये अदर किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाता है, इसी सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण, ठीक है। सो व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स? सेंट्रीपेटल फोर्स इज द फोर्स दैट कॉजेज एक्सेलरेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, डायरेक्टिंग इट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, वो फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कॉज करता है एंड इसे टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्ट करता है, टुवर्ड्स द सेंटर इसे मूवमेंट करने को, इसके मूवमेंट को मेंटेन करके रखता है, ऐसे फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स कहा जाता है। ओके, अब देखो एक छोटा सा टर्म आता है टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट? तो जब किसी सर्कल पे
कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर उस सर्कल को टच करती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट कहा जाता है। अब अगर ये सर्कल है तो इस पर अगर हम ऐसे करके लाइन खींच देंगे, बीच में से लाइन खींच देंगे, तो ये तो सर्कल को दो जगह पे क्रॉस कर रही है, दो जगह पे टच कर रही है, तो ये टेंजेंट नहीं होगा। ओके, जब इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींची हुई है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे टच कर रही है, तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, तो जब इस अर्थ पर से ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होना बंद हो जाएगा, इस अर्थ की तरफ से सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होना बंद हो जाएगा, तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो इसका सर्कुलर मोशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ये मून जो है वो टेंजेंटियली मूव कर जाएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। इसी तरह से, ठीक उसी तरह से जैसे कि हम यहाँ पर अगर इस थ्रेड को छोड़ देते हैं तो ये जो स्टोन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, तो इसको हम कहते हैं टेंजेंटियली मूव करना। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आइए देखते हैं न्यूटन के फोर्थ लॉज, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब तक हमने न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन देखे थे और ये फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। It states that every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। यहाँ पे दो बातें कही गई हैं, एक कि force is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। अब जैसे कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट ए और ये है ऑब्जेक्ट बी। मान लेते हैं कि इसका मास है कैपिटल एम और इस ऑब्जेक्ट बी का मास है स्मॉल एम, और इसके सेंटर से ऑब्जेक्ट बी के बीच की जो सेंटर की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि डी है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम एंड f is inversely proportional to the square of the square of the distance, that is 1 upon d square। ठीक है, यही तो कह रहा है ना। अब हम इस दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इट विल बी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू मास अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g से रिप्लेस करेंगे तो इट विल बी f इज इक्वल टू g इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। और यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जो कि यहाँ पे मेंशन है, f इज इक्वल टू g इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ पे ये जो g है वो क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है, कभी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट होती है, इसलिए इसको कांस्टेंट कहा जा रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जा रहा है। और यूनिवर्सल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये हर जगह पर इसकी सेम वैल्यू यूज होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस वैल्यू को हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फाउंड किया था इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को। आइए देखते हैं क्या वैल्यू होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की। तो ये होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखो ये SI यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो देखो अभी हमने देखा फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, राइट। हमें जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी को यहीं पे अगर हमें जी की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू एम हो जाएगा। एंड अब हमें जी को हम इधर रहने देंगे और एम को इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर अपॉन एम इज इक्वल टू जी। अब इन सभी का SI यूनिट इसमें पुट कर दो तो जी का SI यूनिट निकल जाएगा। देखो फोर्स का क्या होता है SI यूनिट, न्यूटन। डी स्क्वायर, डी क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एम, ये दोनों क्या है, मास है, मास का क्या होता है SI यूनिट, केजी होता है, तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इट विल बी एम स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही होती है जी की SI यूनिट। ओके, तो इस तरह से हम जी के SI यूनिट कैलकुलेट करते हैं। ओके,
अब इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं ये मैंने बता दिया। इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहा जाता है ये भी आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, because this law is applicable to all bodies in the universe, whether they are small or big, whether they are celestial or terrestrial, कोई भी bodies हो चाहे वो सेलेस्टियल बॉडी हो। सेलेस्टियल बॉडी उसे कहा जाता है जो कि स्पेस पे पाई जाती हैं, स्पेस से रिलेटेड जो भी बॉडीज होती हैं, जैसे कि सैटेलाइट हो गए, है ना, अर्थ हो गए, मून है, स्टार, सन एंड जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। ओके, एंड टेरेस्ट्रियल क्या, जो कि अर्थ पे पाई जाती हैं। तो ये सेलेस्टियल बॉडीज पर भी अप्लाई होता है, टेरेस्ट्रियल बॉडीज पर भी अप्लाई होता है, स्मॉल थिंग्स पे भी अप्लाई होता है, बिग थिंग्स पे भी अप्लाई होता है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, एक और बात आती है कि अभी हमने देखा था फॉर्मूला में F इज इक्वल टू दिया हुआ था, F इज इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर होता है। फोर्स इज इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इसका क्या मतलब है, ये जो इनवर्स स्क्वायर है इसका क्या मतलब है। तो देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, दैट मीन्स कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स उस डिस्टेंस के स्क्वायर का कम होगा, के जितना कम होगा। जैसे कि देखो, अगर डिस्टेंस मान लेते हैं कि 6 मीटर है, ठीक है, तो फोर्स जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो होगा 1/6 स्क्वायर। दैट मीन्स के 1/30 टाइम्स स्मॉलर होगा उस पर लगने वाला फोर्स। ओके, तो अब अगर आपको कहा जाए कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखिए, तो क्या आप लोग नहीं लिख सकते हैं? तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें सब कुछ को सपोज कर लेना है, सब कुछ लेट कर लेना है। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, मास मान लेंगे, है ना, मान लेंगे कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कैपिटल M। फिर हम दूसरे ऑब्जेक्ट का, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास मान लेंगे M। इसी तरह से हम डिस्टेंस मान लेंगे, डिस्टेंस को हम D मान लेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है उसे हम मान लेंगे F। तो इट विल बी F इज इक्वल टू G इंटू MM अपॉन D स्क्वायर। और उसके बाद हम लिख देंगे कि वेयर F इज इक्वल टू वाट, G इज इक्वल टू वाट, MM और D क्या है ये हम लोग मेंशन कर देंगे। और G की वैल्यू ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में G की वैल्यू नहीं भी दी होती है, तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए G की वैल्यू याद होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ SI यूनिट भी याद रहनी चाहिए। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं कि इतने इम्पोर्टेंट लॉ की क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो देखो, जब तक कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं था, हमें नहीं पता था कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट को। ये हमें बताता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी की वजह से हमें ये पता चल पाया कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को किस तरह से अफेक्ट करता है। ठीक है, इट टेल्स अस हाउ द ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट ऑफ अ बॉडी एंड कीप्स अस ऑन द ग्राउंड। इसी की वजह से हमें पता चल पाया कि हम अर्थ पर टिके कैसे रह पाते हैं, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अर्थ की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होता है जो कि हमें अर्थ पे बांधे रखती है। ओके, ये हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही पता चला। इसके अलावा इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ल्यूनर मोशन अकर्स अराउंड द अर्थ। ल्यूनर मोशन दैट मीन्स की मोशन ऑफ द मून। मून का जो मोशन होता है उसे कहते हैं ल्यूनर मोशन। ओके, तो मून अर्थ के अराउंड कैसे रोटेट हो रहा है ये भी हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही पता चल सका। इसके अलावा इट एक्सप्लेन्स हाउ द प्लैनेटरी मोशन टेक्स प्लेस अराउंड द सन। इसी तरह से सन के अराउंड जो इतने सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व होते रहते हैं उनका मोशन किस तरह से होता है ये भी हमें इस लॉ से पता चलता है। एज वेल एज इट ऑल्सो मेक्स अस अंडरस्टैंड हाउ द टाइडल वेव्स ओरिजिनेट इन द सी। सी में जो टाइड्स क्रिएट होती हैं, टाइड्स ओरिजिनेट होती हैं मून एंड सन के ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के कारण ये टाइड्स ओरिजिनेट होती है। ये बात भी हमें इसी लॉ से पता चलती है। तो ये होता है इम्पोर्टेंस। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, जैसे कि रेनफॉल होता है। तो रेन फॉलिंग जो है वो नीचे ही की तरफ क्यों होती है ये भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही ये बात क्लियर हो पाई है। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट
टर्म को समझते हैं, दैट इज फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके बारे में हम लोगों ने मोशन चैप्टर में थोड़ा बहुत स्टडी किया था। फ्री फॉल क्या होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्री फॉल यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ना, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि बॉल, है ना, तो किसी भी हाइट से अगर हम उसे नीचे गिराते हैं तो इसका दो तरीका हो सकता है, या तो हम उसे फोर्सफुली छोड़ेंगे या फिर हम उसे बस रिलीज करेंगे। तो जब हम रिलीज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, तो इस पे ये नीचे आ जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इसे अपनी तरफ खींच लेती है, और हमारे हाथ की तरफ से तो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है, राइट। हमें किसी भी चीज़ को रिलीज करने में हमें कोई भी फोर्स हमें अप्लाई नहीं करना पड़ता है, अपने हाथ से हम बस छोड़ देते हैं। और जब हम उस बॉल को थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन हो पा रहा है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो पा रही है। ये पहले यहाँ पे रेस्ट में था और अब यहाँ पे आकर के ये मोशन में हो गया। तो इसकी जो पोजीशन में चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसके अलावा और कोई भी दूसरा फोर्स इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। बट इस केस में देखो, अगर हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो हमारे हाथ से भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्सर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे दो फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, तो जब कभी किसी भी ऑब्जेक्ट पर इस तरह की कंडीशन होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से किसी हाइट से सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में गिरता है, तब हम उसे कहते हैं दिस ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। ओके, दैट इज मेंशन हियर, whenever objects fall down to the earth under the gravitational force alone, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही उस पर अगर अप्लाई हो रहा है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि दिस इज इन फ्री फॉल। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल फॉलिंग डाउन फ्रॉम द ट्री, एप्पल जो रेस्ट पे पोजीशन पे होता है वो भी जब गिरता है तो फ्री फॉलिंग होती है। उस पर भी गिरने के वक्त में यहाँ पर से कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं किया जाता है, ये फ्रीली फॉल होता है। ओके, अब देखो, जब बॉल हाथ में था तो रेस्ट पोजीशन पे था, है ना। बट जैसे ही ये हाथ से छूटा, ये मोशन में आ गया। जैसे ही ये हाथ से छूटा, डिटैच हुआ, अर्थ ने इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और जब अर्थ ने इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई। और जब वेलोसिटी में चेंज होती है, तो जैसा कि हमें पता है कि जब वेलोसिटी चेंज होती है, दैट मीन्स के यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ है। ये बात हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, कि जब कभी भी किसी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो दैट मीन्स कि वो उसमें कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई हुआ है, और जब फोर्स अप्लाई होता है तो दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन हुआ है। ओके, तो देखो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन किस वजह से हो रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये जो बॉल है यहाँ से छूटने के बाद डायरेक्ट नीचे आ रही है। तो ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। That's why this acceleration is called acceleration due to gravity. Okay, so the acceleration produced in the motion of an object falling under the gravitational force alone is called the acceleration due to gravity. Okay, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है तो उस टाइम में जो उस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन होती है उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाई जी, इसे हम जी से डिनोट करते हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, बिकॉज ये भी तो एक्सेलरेशन ही है। ओके, तो इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, एज वी नो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, राइट, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। एंड दूसरा फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा ग्रेविटेशनल फोर्स का कि एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर होता है, राइट। तो अगर हमें किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका अगर हमें फोर्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी अभी हमने देखा। तो दैट मीन्स कि एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, राइट। किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है, किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एम जी। ओके, हम ए की जगह पर जी लिख सकते हैं, राइट। तो अब इसका अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करेंगे इस
फॉलिंग ऑब्जेक्ट का अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करेंगे तो इट विल बी, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अब इस F की जगह पर हम mg का वैल्यू डाल देंगे, mg इज इक्वल टू जी इंटू एम एम अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब इस g की हमें वैल्यू निकालनी है ना, हमें g का फॉर्मूला निकालना है, तो इस g को हम इधर ही रहने देंगे, m को इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू कैपिटल G एम एम अपॉन एम डी स्क्वायर हो जाएगा, एम डी स्क्वायर। ओके, अब इस m से ये वाला m कैंसिल हो गया, तो क्या फॉर्मूला हो गया, g इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ओके, g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। ओके, वेयर g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड m इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ की तरफ से ग्रेविटी लग रही है, इसलिए ये जो मास है वो अर्थ का मास है। ओके, एंड d इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो है यहाँ पे। ओके, तो ये हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर ही है ना, जैसे कि ये अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट इसी अर्थ पर है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक, तो इस अर्थ की जो रेडियस है, ये जो रेडियस है वही तो इस ऑब्जेक्ट की अर्थ से डिस्टेंस है, तो डेट मीन्स कि हम डिस्टेंस को r से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक अनदर फॉर्मूला हो जाएगा, g इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये दो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। जब कभी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होगा तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर अर्थ की सरफेस से दूर होगा तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 7 इंटू 6.7 लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है, 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 5.98 इंटू 10⁻24 kg, ये है मास ऑफ अर्थ, इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये है मास ऑफ मून, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा 6, 5.98 को हम अप्रोक्सीमेटली 6 लिखेंगे, 6 इंटू 10⁻24 kg। इसी तरह से मास ऑफ द मून होता है 7.36, तो इसे हम ले लेते हैं 7 इंटू 10⁻22 kg। ओके, मास ऑफ सन इज इक्वल टू होता है 1.98, तो इसे हम अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे 2 इंटू 10⁻30 kg। ओके, ये है रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6.37 है, तो इसे हम अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, एंड रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप अर्थ के मास और मून के मास में कंपैरिजन करोगे तो देखो कितना का डिफरेंस। अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो देखो यहीं पे हम फाइंड करते हैं 6 और 7 को, मान लो कि ये दोनों नेग्लिजिबल है। 6 और 7 को अगर हम नेग्लिजिबल वैल्यू मान लेते हैं तो ये मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 10⁻24 अपॉन मास ऑफ द मून इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻22। तो इट विल बी, ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻24 माइनस 22 इज इक्वल टू 10⁻2, यानी कि मास ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/100 टाइम्स हो जाएगा। ओके, अर्थ का मास मून के मास से 100 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। इसी तरह से अगर रेडियस निकालो अर्थ और मून का तो देखो 10⁻6 दोनों में है, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, बच गया ये दोनों वैल्यू। अब इन दोनों को अपॉन करके निकालो तो ये है 1.7 और ये है 6.4, यानी कि अगर हम इसे 1.6 मान लेते हैं तो 16 चौके 64, तो ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो दैट मीन्स इन दोनों वैल्यूज से हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि मास ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द अर्थ। इसी तरह से रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये भी याद रखने की बात है। न्यूमेरिकल्स में अगर पूछेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे इतना है तो मून पे क्या होगा, तो वहाँ पे ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए ताकि आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद हो, ठीक है।
अब बात आती है कि ये जो जी की वैल्यू है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है कैपिटल जी, उसकी वैल्यू तो हमेशा फिक्स होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, बट स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। 3 फैक्टर्स में अगर चेंजेस आएगा तो जी की वैल्यू भी चेंज होगी। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं होता है, पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होता है, ये ज्वाइड शेप होता है, राइट, यानी कि एक पोल पर थोड़ी सी दबी हुई होती है, जिसकी वजह से पोल से इस सेंटर से जो पोल का जो रेडियस होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द इक्वेटर, एज कंपेयर टू रेडियस एट द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर पर जो रेडियस होता है वो बड़ा होता है और पोल पे जो रेडियस होता है वो छोटा होता है। तो देखो हमने अभी भी देखा g इज इक्वल टू होता है g इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, राइट। तो दैट मीन्स के g इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर, इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ओके। तो d इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, r रेडियस है, तो दैट मीन्स के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, ओके। एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो ये तो रिलेशन हमें यहाँ इस फॉर्मूला से पता चल रहा है। तो देखो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, दैट मीन्स क्या हुआ कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, ओके। इस रिलेशन से, इस फॉर्मूला से हमें ये पता चला कि जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच रेडियस इंक्रीज होगा, अर्थ की ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होगी, ओके। ये फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखो एल्टीट्यूड कहा जाता है अर्थ के सेंटर से किसी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसे कहते हैं एल्टीट्यूड, ओके। इस ऑब्जेक्ट की सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट, इस अर्थ के सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, कितनी हाइट पे है, दैट इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड, ठीक है। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट का एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे था तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ तक होगी इसकी हाइट, जो इसका रेडियस होगा वही इसकी हाइट होगी। बट जैसे ही ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है तो इसकी तो डिस्टेंस है, इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई। तो जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता है इसका जो ग्रेविटी है, इस अर्थ की जो ग्रेविटी है वो डिक्रीज होती जाती है। अब कैसे, इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है 1 मीटर, मास मान लेते हैं हम कि 1 kg है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है 1 kg। तो देखो ग्रेविटी निकालो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इंटू एम अपॉन एच स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 है तो g अपॉन 1 इंटू 1 स्क्वायर, दैट मीन्स के g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू g आया, है ना। अब अगर हम इस हाइट को इंक्रीज कर देते हैं 1 से 10 कर देते हैं, 10 मीटर कर देते हैं, तब इसकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, देखो g इंटू एम अपॉन 10 इंटू 10 हो जाएगा ये, है ना। यानी कि m इज इक्वल टू 1 है तो m को हम 1 इंटू जी इज इक्वल टू जी हो गया, g अपॉन 100, g अपॉन 100 हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया 1/100 से ये ग्रेविटी इसकी डिक्रीज हो गई। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है। यही वजह है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो डिक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होता जाता है, एज अ रिजल्ट हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, हमारा वेट हमें हल्का फील होता है। और यही वजह है कि स्पेस पर जो एस्ट्रोनॉट पाए जाते हैं वो उड़ते रहते हैं, हवा में फ्लाई करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाकर के ग्रेविटी जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि हाइट बहुत ही ज़्यादा है, एल्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से ग्रेविटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। इसलिए नीचे से पकड़ के रखने वाला कोई भी फोर्स नहीं होता है, इसलिए वो एस्ट्रोनॉट जो है वो हवा में उड़ते रहते हैं, इधर उधर फ्लाई करते रहते हैं, ठीक है। अब थर्ड फैक्टर आता है डेप्थ। तो डेप्थ यानी कि गहराई। इस अर्थ से नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है तो भी उस ग्रेविटी पे इफेक्ट पड़ता है। ग्रेविटी की जो वैल्यू है, जी की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, ओके। अब देखो सपोज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इस टाइम पे जो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, इस टाइम पे जो जी की वैल्यू होगी वो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा होगी, ओके। अब यहाँ पे फंडा है, देखो अभी हमने देखा कि g इज इक्वल टू होता है g इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर,
राइट, यानी कि जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना मास होगा उतना ही जी की वैल्यू होगी। अगर मास कम हो रहा है, मास अगर डिक्रीज हो रहा है तो जी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो देखो यहाँ पे अभी अगर ऑब्जेक्ट इस अर्थ के सरफेस पे है तो इस अर्थ का इतना मास कंसीडर किया जाएगा, लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे चला आता है ना, वही ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे चला आता है तब देखो इस अर्थ की का मास सिर्फ इतना ही कंसीडर होगा, यानी कि मास रिड्यूस हो गया, मास कम हो गया। तो जब मास कम होगा तो ग्रेविटी भी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिक्रीज होगी, जी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से ये 3 फैक्टर होते हैं जो डी की वैल्यू, जी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट होता है रेडियस, सेकंड होता है डेप्थ, थर्ड होता है एल्टीट्यूड। जब रेडियस इंक्रीज होगा तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी। जब डेप्थ इंक्रीज होगा तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, अगर हम किसी हल्के ऑब्जेक्ट को या भारी ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो क्या वो सेम रेट से नीचे पहुंचेगा? क्या वो एट अ टाइम सेम टाइम पे नीचे पहुंचेगा? तो आंसर होगा यस। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पेपर है वो बहुत देर से पहुंच रहा है और ये जो स्टोन है वो इजीली नीचे की तरफ गिर जा रहा है। तो जो हेवियर बॉडी है वो जल्दी नीचे पहुंच जाती है और जो लाइटर बॉडी है वो देर से पहुंचती है। इसके पीछे क्या रीज़न है? अभी हमने कहा कि जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं, हॉलो हो, सॉलिड हो, बिग हो, स्मॉल हो, उसका मास से कोई लेना देना नहीं है, सबका एक्सेलरेशन रेट बिल्कुल सेम होता है, वो एक ही एक्सेलरेशन रेट से नीचे की तरफ गिरती हैं अगर एयर पार्टिकल्स नहीं हो। मेन सवाल यहाँ पे ये आता है, एयर पार्टिकल्स, अगर एटमॉस्फेयर में से एयर पार्टिकल्स को हटा दिया जाए तो इनकी एक्सेलरेशन रेट सेम होगी, ये सेम टाइम पर पहुंचेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे इतना बड़ा चट्टान हो या फिर कोई एक पेपर हो, दोनों सेम रेट से नीचे गिरेगा। ये एयर पार्टिकल्स जो है यही रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो हल्की चीज़ है उस पर इस एयर पार्टिकल का इफेक्ट जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो है अपने आप को इधर उधर मूव कर लेती है ना। एयर पार्टिकल्स इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और ये देर से पहुंचती है, और स्टोन जो है वो इस एयर पार्टिकल्स को इजीली साइड कर पाती है, हटा पाती है, अपने रास्ते से हटा पाती है और जल्दी पहुंच जाती है। बस यही रीज़न है। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये बात पता चल रही है, ये पता चला कि जब हम हल्की चीज़ को फेंकते हैं, कोई भी हॉलो चीज़ होती है या फिर लाइटर चीज़ होती है ना, तो उसमें एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। बट वहीं पे अगर हेवियर बॉडी होती है तो उसमें जो एयर रेजिस्टेंस का अफेक्ट होता है वो लो होता है। लेकिन दोनों पे ये जो नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, अर्थ जो नीचे की तरफ खींच रही है, वो तो सेम है। ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही केस में सेम है। तो दैट मीन्स कि अगर एटमॉस्फेयर में एयर नहीं हो, यानी कि वैक्यूम हो, तो कोई भी बॉडी हो, चाहे वो हल्की हो, सॉलिड हो, बड़ी हो, छोटी हो, वो अगर सेम हाइट से नीचे की तरफ गिर रही है तो वो सेम रेट के साथ नीचे पहुंचेगी, एट अ टाइम पहुंचेगी। दोनों बॉडी एक साथ पहुंचेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। दैट मीन्स क्या कि जी इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ओके, इसका इस एक्सेलरेशन का मास से कोई लेना देना नहीं होता है, एक्सेलरेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है मास के। ठीक है, इसी वजह से बॉडी चाहे कोई भी हो, अगर एयर पार्टिकल्स नहीं है तो दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेगी। ओके, तो इस तरह से फॉलिंग ऑब्जेक्ट का अगर हमें मोशन से रिलेटेड वैल्यूज पता करना है तो हम प्रीवियस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, बस उसी को हम अप्लाई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करना है। एक्सेलरेशन रेट जो होती है वो इस फॉलिंग ऑब्जेक्ट में क्या होती है, वही उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, राइट। तो हम ए को रिप्लेस कर देंगे जी से, एंड यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इस फॉलिंग ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, तो इसको एच से रिप्लेस कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट को हाइट से रिप्लेस कर देंगे और एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर देंगे। तो इट विल बी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। बस इस दोनों वैल्यू को हमें रिप्लेस कर देना है, तो ये फॉलिंग ऑब्जेक्ट का, फॉलिंग बॉडी का फॉर्मूला हो जाएगा। फॉलिंग बॉडी के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन हो जाएगा। g की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी, हमने अभी देखा कि g इज इक्वल टू क्या होता है, g इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर होता है, राइट। तो अगर हमें g की वैल्यू निकालनी होगी, हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो पता है, m इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ द अर्थ, एंड d इज इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगर हमें मास
पता है, अर्थ का रेडियस पता है, जैसे कि अभी हमने देखा था वैल्यू, देखो इस वैल्यू से मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द अर्थ, इन दोनों वैल्यू से हम जी की वैल्यू पता कर सकते हैं। जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, राइट। अब जी की वैल्यू कितनी है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास कितना है 6 इंटू 6 मान लेंगे हम इसे, 6 इंटू 10⁻24 हो जाएगा, राइट, अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी एम नहीं होता है ना, एम अपॉन आर स्क्वायर होता है जी की वैल्यू, ओके। सो जी इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 6.7 और 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40.2 इंटू 10⁻11 और 10⁻24 है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो इस दोनों को क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 24 में से 11 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻13 अपॉन, इस दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे 6.4 को डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40.96 इंटू 10⁻12, ओके। अब इस 12 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 13 में से 12 माइनस हो जाएगा, 13 में से 12 माइनस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब 10 को हम इस 40.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 4020, 2 पे 00 हो जाएगा अपॉन 4096 हो जाएगा, है ना। ये जो डेसिमल दिया हुआ है इसे हमने क्रॉस कर दिया है ना, इसे हमने कैंसिल कर दिया, तो ये इतना वैल्यू हो जाएगा। अब इस दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो हम लोग ले रहे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला की वैल्यू 9.8, ओके। तो इस तरह से जी की वैल्यू निकलती है। अर्थ की जो ग्रेविटी होती है उसका क्या वैल्यू होता है, जी इज इक्वल टू 9.8 होता है, ओके। अब जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो हो रहा है तो वहां पे इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो जी की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव होगी। और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, दैट मीन्स कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया जा रहा है तो उस टाइम में जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं मास एंड वेट क्या होता है। तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था मास के बारे में, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि मास इज डिफाइंड एज द एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। किसी भी बॉडी में जो एक्चुअल कंटेंट भरा हुआ होता है वो उस ऑब्जेक्ट का मास कहलाता है, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है केजी, या फिर इसे सीजीएस यूनिट में अगर हम लिखें तो उसे हम ग्राम से डिनोट करते हैं। मास की जो वैल्यू होती है, अच्छा एक बात बताओ कि मास अगर किसी शुगर का मास 10 kg है, अगर आप उसे यूनिवर्स के किसी अदर लोकेशन पे ले जाओगे तो क्या ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या ये शुगर बढ़ जाएगा, क्या ऐसा होता है, नहीं होता है ना। तो दैट मीन्स कि मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इट डज नॉट चेंज एनीवेयर, इट इज कांस्टेंट वैल्यू, ओके। एंड वेट क्या होता है, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। वेट वो फोर्स है जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। जिस फोर्स के साथ कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है उसी फोर्स को कहा जाता है वेट, ओके। तो बिकॉज वेट एक फोर्स है इसलिए इसकी एसआई यूनिट भी न्यूटन ही होगी, न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसे डाइन से भी डिनोट करते हैं। इसे हम वेट को लिखा जाता है डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो वेट है इट डिपेंड्स अपॉन इट्स लोकेशन। अब जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे है तो उसका वेट कुछ और होगा, और जब वही ऑब्जेक्ट मून पे जाता है तो उसका वेट कुछ और हो जाता है। दैट मीन्स कि वेट जो है वो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। ये प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। अब देखो हमने कहा कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ की तरफ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है वही उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। जितने फोर्स से अर्थ अपनी तरफ खींच रही है उस ऑब्जेक्ट को, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो दैट मीन्स के W इज इक्वल टू F, राइट। और जब वेट इज इक्वल टू फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू mg होता है। तो हम लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू mg। तो वेट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना होगा तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, W वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ पुल होता है, इसलिए मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड
वेट। ओके, अब बिकॉज वी हैव लर्नड कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट रहता है। लेकिन वेट कांस्टेंट नहीं होता है, ये वेरिएबल होता है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास वेट अर्थ पे कुछ और है, 10 न्यूटन है, तो मून पर 10 न्यूटन नहीं होगा, मून पे कुछ और वैल्यू होगी वेट की। ठीक है, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो कि W इज इक्वल टू एफ होता है एंड F इज इक्वल टू G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब चूंकि मास और रेडियस तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो मून और अर्थ के मास में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, जैसा कि मैंने पीछे कंपैरिजन किया था, तो क्या आया था, मून का जो मास होता है वो 1/100 टाइम्स होता है मून ऑफ मास ऑफ द अर्थ के, एंड रेडियस इज 1/4 टाइम्स टू दी RE। ओके, तो ये हमने फाइंड किया था, सबसे पहले फाइंड कर लिया था कि मास ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/100 ME होता है मास ऑफ द अर्थ, है ना, अर्थ के मास का 100 गुना, 1/100 टाइम छोटा होता है मास ऑफ द अर्थ के, एंड रेडियस कितना होता है मून का, ये 1/4 टाइम्स छोटा होता है रेडियस ऑफ द अर्थ के। ये हमने पहले फाइंड कर लिया। ओके, अब हम सपोज कर लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट, ये दोनों वैल्यू हमें याद रखनी है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके, अब हम सपोज कर लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो है m। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है, मान लेते हैं हम कि m है, ठीक, एंड इट्स वेट ऑन द मून, वेट मून पे जो उसका वेट है वो कितना है, वेट ऑन द मून, मान लेते हैं कि ये मून पे जो वेट है वो है, एंड वेट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू WE। ठीक है, तो जस्ट लाइक लेट द मास ऑफ द मून इज इक्वल टू mm जो है वो मास है, और ME जो है वो अर्थ का मास है। इसी तरह से रेडियस को हम RM लिखेंगे और RE लिखेंगे, अर्थ का रेडियस, मून का रेडियस, मून का मास, अर्थ का मास, अर्थ का वेट, मून का वेट। ठीक है, तो आप लोग इसे कंसीडर करेंगे। ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होता है, मून पर किसी ऑब्जेक्ट का हम मास निकाल रहे हैं, है ना, हमें क्या फाइंड करना है, मून पे उस ऑब्जेक्ट का क्या मास है, वेट है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू G इंटू मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द मून इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि मून और ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और इन्हीं दोनों के बीच में हमें वेट निकालना है, राइट, अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी कि रेडियस ऑफ द मून, आर स्क्वायर क्या है, रेडियस ऑफ द मून है, क्योंकि हमें मून पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालनी है, रेडियस ऑफ द मून का होल स्क्वायर। ओके, अब जी, अब हम इसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ द मून कितना है, मून का मास कितना है, 7 × 10⁻22 है, तो हमें पूरा वैल्यू नहीं लिखना है, हमने क्या कंसीडर किया, मास ऑफ द मून m, ओके, इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, m है, अपॉन रेडियस ऑफ द मून क्या है, रेडियस RE स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल गया मास ऑफ द मून। ओके, ये है मास ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून पर उस ऑब्जेक्ट का वेट हमें इतना निकला। ठीक है, अब हमें अर्थ पर उसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू GM हो जाएगा, मास ऑफ द मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, m है, अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि हम अर्थ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे जो है m है, ये है m रेडियस ऑफ मून, और यहाँ पे RE हो जाएगा, RE स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब इस दोनों को हम कंपेयर करते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि मास ऑफ द मून जो होता है, मून का जो मास है वो 1/100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द अर्थ होता है, ये हमें पता है, एंड रेडियस ऑफ द मून जो होता है वो 1/4 इंटू RE होता है ना, अर्थ के रेडियस का 1/4। ओके, तो अब इस दोनों वैल्यू को हमें इस फॉर्मूला में पुट करना है, तो देखो वेट ऑन मून इज इक्वल टू हो जाएगा G इंटू मास ऑफ द अर्थ
मास ऑफ द मून हमें कितना निकला, एक मिनट देखो यहाँ पे क्या है, हम पहले लिख लेते हैं पिछला, मास ऑन द मून इंटू एम अपॉन आर एम स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो मास ऑफ द मून कितना निकला हमें 1/100 टाइम्स ऑफ मास ऑन द अर्थ। तो इसे हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा जी इंटू एम ई इंटू एम अपॉन आर एम स्क्वायर जो है वो कितना है 1/4 इंटू आर ई है, यानी कि आर ई अपॉन 4 है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे आर ई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जो 4 स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जी एम ई एम और ये 4 ऊपर जाएगा, एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू 16, ओके, इंटू 16 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ओके। एंड यहाँ पे एक और चीज़ छूट रही है, एम ई अपॉन 100 है ना, तो यहाँ पे 100 भी लिखेंगे इंटू 100 अपॉन 100 हो गया। अब देखो इस 16 को 100 से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 4 चौके 16 और ये 25 टाइम्स कटेगा, तो इट विल बी 4/25 एफ नहीं, वेट ऑन अर्थ हुआ, वेट ऑन मास इज इक्वल टू इतना आया 4/25 इंटू वेट ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पे उस ऑब्जेक्ट का जितना वेट है उसका 4/25 टाइम्स, ठीक है। अब इसे आप कैलकुलेट करोगे 25 से अगर 4 को डिवाइड करते हो तो ये आ जाता है, अब देखो इसे आप 24 अगर कंसिडर कर लो तो 4 6 24 होता है, 1/6 हुआ, यानी कि 1/6 अपॉन वेट ऑन द अर्थ, दैट मीन्स के मून पर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1/6 टाइम्स होता है, ठीक है। तो इसी से ये फॉर्मूला निकल करके आता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन द अर्थ, अर्थ पे जितना वेट होगा उसको हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल जाएगा मून पर कितना वेट है वो। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब देखो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वेट है 10 न्यूटन, तो उसका मून पर वेट कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10/6 इज इक्वल टू 1/1 इंटू 6 7 न्यूटन हो जाएगा, ओके। अब आपको समझ में आ गया होगा, 1/6 से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट ऑन द मून निकालना हो, और अगर वेट ऑन द मून दिया हुआ है, वेट ऑन द अर्थ निकालना है, तब हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में चलते हैं, जहां हम देखेंगे थ्रस्ट, प्रेशर, फ्लूइड्स, बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस फोर्स को हम उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। बट अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर वर्टिकली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर अप्लाई हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इस फोर्स को कहा जाता है थ्रस्ट, ठीक है। सो व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट, द फोर्स applied on an object perpendicular to the surface is called thrust, because ये फोर्स ही है, इसलिए इसे हम F से डिनोट करते हैं। इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ब्रिक्स का, है ना। अगर हम एक ब्रिक को किसी स्पंज पे, ये है स्पंज, इस स्पंज पे अगर हम वर्टिकली रखते हैं, वर्टिकली रखेंगे तो हम देख रहे हैं क्या कि ये स्पंज ज़्यादा दब रहा है, लेकिन अगर हम उसे हॉरिजॉन्टली रखते हैं तो ये इस पे कम इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये जो स्पंज है वो कम प्रेस हो रहा है ना। तो दैट मीन्स क्या कि ये जो थ्रस्ट लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे जो थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है वो कहीं ना कहीं एरिया से कनेक्टेड है। जब एरिया कम हो रही है, जब एरिया कम है, थ्रस्ट अप्लाई करने का जो एरिया है ये इतना ही है, कम है, तो इफेक्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, और जब एरिया बढ़ गया तो इफेक्ट कम क्रिएट हो रहा है। दैट मीन्स कि एरिया इंक्रीज करने पर इफेक्ट कम हो जाता है थ्रस्ट का, और एरिया डिक्रीज करने पर इफेक्ट बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो थ्रस्ट है वो एरिया से भी रिलेट कर रहा है। तो इन दोनों के रिलेशन से एक नया टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर, उसे कहा जाता है प्रेशर, ओके। प्रेशर, इस एक पर यूनिट एरिया में कितना थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है उसे कहते हैं हम प्रेशर, ओके। सो व्हाट इज प्रेशर? द थ्रस्ट एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। इसे हम पी से डिनोट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल, दैट इज PA। पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने इस प्रेशर की डिस्कवरी की थी, इसलिए उनके रेस्पेक्ट में इसकी एसआई यूनिट पास्कल रखी गई है। या फिर अगर हम थ्रस्ट अपॉन एरिया के
रेस्पेक्ट में बात करें तो उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज थ्रस्ट अपॉन एरिया जो होता है, तो थ्रस्ट क्या है, फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, एंड एरिया क्या है, लेंथ है, मेजरमेंट है। तो इसको हम मीटर में मेजर करते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो एन अपॉन मीटर स्क्वायर, यही तो होता है। ओके, तो इसकी दोनों एसआई यूनिट होती है, या तो आप पीए लिखो पास्कल, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ओके, अब बात आती है कि अगर हमें थ्रस्ट निकालना हो या हमें प्रेशर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, थ्रस्ट, बिकॉज ये फोर्स है, तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वही फॉर्मूला इस थ्रस्ट का भी हो जाएगा। ओके, और थ्रस्ट को हम एफ से डिनोट करते हैं, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी ही लिखेंगे। ओके, प्रेशर कैसे हम निकालेंगे, तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। ओके, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब देखो यहाँ पे जब हम इस ब्रिक्स को वर्टिकली रख रहे थे, जब हम इसे वर्टिकली रख रहे थे तो इस पे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। जब एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, जब एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम क्रिएट हो रहा है। तो दैट मीन्स कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, सो प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या है, फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, जैसे कि आप कील ठोकते हो, है ना, वॉल पे कील ठोकते हो तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दैट इज थ्रस्ट। अगर आप जमीन पे खड़े हो रहे हो तो आपके पैर से जो जमीन पे फोर्स लग रहा है वो है थ्रस्ट। इसी तरह से प्रेशर की अगर हम बात करें, कुल्हाड़ी से पैर काटा जाता है तो वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो भी थ्रस्ट कहलाएगा। ठीक है, और एक और बात देखो कि हमने अभी देखा कि जब एरिया कम होती है तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है, जब एरिया बढ़ जाती है तो प्रेशर कम क्रिएट होता है। यही वजह है कि कुल्हाड़ी की नोक जो होती है वो पतली बनाई जाती है ताकि पैर कट सके। ये नुकीली रहती है इसलिए ये पैर को दो भागों में काट देती है, लेकिन जब इसकी नोक मोटी रहेगी तो पैर नहीं कटेगा, यही रीज़न होता है। ठीक है, तो ये था थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब आइए हम लोग फ्लूइड्स की बात करते हैं, प्रेशर इन फ्लूइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर फ्लूइड्स? फ्लूइड्स किसे कहते हैं हम? तो फ्लूइड्स एक ऐसा सब्सटेंसेस, वैसे मैटर जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, जो कि फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं, वैसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं फ्लूइड्स। ओके, अब बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि ये जो लिक्विड है सिर्फ और सिर्फ यही फ्लो करती है, लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कि लिक्विड भी फ्लो करती हैं और गैसेस को भी अगर खुला छोड़ दिया जाए तो इसमें भी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। तो दैट मीन्स कि लिक्विड एंड गैसेस बोथ आर कॉल्ड फ्लूइड्स। इन दोनों को ही कलेक्टिवली कहा जाता है फ्लूइड्स। ओके, सो द सब्सटेंसेस विच हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड्स। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ठीक है, अब एक और बात, अगर हम इसके प्रेशर की बात करें तो जिस तरह से सॉलिड्स, अभी हमने देखा कि हम दीवार पे कील ठोक रहे थे तो वो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था, थ्रस्ट अभी हमने देखा। तो जिस तरह से कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी तरह से लिक्विड्स में भी टेंडेंसी होती है प्रेशर एक्सर्ट करने की। ये जिस कंटेनर में रखे हुए होते हैं उसके बेस और वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये बेस हुआ और ये वॉल्स हुई, तो इस पे ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जिस भी कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ होता है उसके वॉल पे और उसकी बेस पर ये इक्वल अमाउंट में प्रेशर एक्सर्ट करता है। इस प्रेशर का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है, यानी कि डायरेक्शन चेंज होने से ये रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक डायरेक्शन में ये इक्वल अमाउंट में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड। ठीक है, तो ये लिक्विड की ये दो क्वालिटी होती है, इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड प्रेशर एक्सर्टेड इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस विदाउट बीइंग रिड्यूस। ये हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई होता है। ओके, अब देखो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर कोई भी बॉटल भरी हुई है, कोई किसी भी कंटेनर में पानी भरा हुआ है, उसे आप जैसे ही कहीं पे भी होल करते हो वहाँ से फोर्सफुल्ली वाटर जो है बाहर आना शुरू हो जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये जो लिक्विड है वो वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे छेद हुआ यहाँ से पानी बाहर आ जाता है। अब एक और बात कि जब हम किसी कंटेनर में 3 जगह होल कर देते हैं तो सबसे निचला वाला जो होल होता है वहाँ से बहुत हाई प्रेशर में फ्लो होता है, उसके ऊपर वाले में कम मीडियम फ्लो होगा और सबसे ऊपर वाले में बिल्कुल लो प्रेशर होता है। क्यों?
क्योंकि ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना फ्लूइड्स, उनका प्रेशर डेप्थ में ज़्यादा होता है। डेप्थ में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है वो कांस्टेंट होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन ये जो ऊपर का प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, अब हम लोग आइए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज बुयांसी। बुयांसी क्या होती है? तो देखो, आप सभी ने अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा कि आयरन और स्टील से बनी हुई जो जहाज़ होती है, जो शिप होती है, बहुत बड़ी शिप होती है, वो नदी में फ्लोट करती रहती है, वो नदी में फ्लोट करती रहती है। लेकिन वहीं पे अगर आप छोटे कील की बात कर लो तो उसे अगर हम पानी में डालते हैं तो वो उसमें डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है भाई? उसी तरह से एक अनदर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि कोई भी खाली बॉटल है, उसे अगर हम जब पानी में डालते हैं तो वो जो है पानी में फ्लोट करता रहता है, वो तैरता रहता है पानी में। लेकिन अगर हम इसी बॉटल को पानी से भर देंगे तो ये अंदर डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न है इसके पीछे? आखिर क्या ऐसी वजह है जिसके कारण एक बड़ी से बड़ी शिप भी पानी में तैरती रहती है लेकिन एक छोटी सी कील वो पानी में डूब जाती है? तो एक्चुअली में क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो दैट मीन्स कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करता है ना? तो जब हम किसी लिक्विड में ये ऑब्जेक्ट डालते हैं तो इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ बढ़ रही है और डूब जाती है ना? लेकिन अगर इस पे ये जो शिप है ये पानी पे फ्लोट करती रहती है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, ये जहाँ पे है वहीं पे रहती है, ना नीचे जाती है ना ही ऊपर जाती है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? इन पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे से, फिर भी ये नहीं डूबती है। ऐसा क्यों होता है? तो हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन तभी चेंज नहीं होगी जब उस पर बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होगा। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं, बैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब है कि किसी अपोजिट डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट में फोर्स अप्लाई होना। इधर से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा। तो इस तरह से जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है तो उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। और इस तरह से जब बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करता है। जैसे कि कोई भी बुक रखी हुई है टेबल पे, तो उसे हम इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं तो वो ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, जहाँ पे है वहीं पे बनी रहेगी, रेस्ट पोजीशन पे ही बनी रहेगी। तो इसका मतलब है कि इस शिप पर भी कहीं ना कहीं बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जितने अमाउंट का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उतने ही अमाउंट का फोर्स ऊपर भी लग रहा है इस शिप पे, जिसकी वजह से इसकी जो पोजीशन है वो यहीं पे बनी हुई है ना? तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को कहा जाता है बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और वेट वही उस ऑब्जेक्ट का वेट भी होता है और वही ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, अर्थ के द्वारा लगाया गया। लेकिन जो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसे हम कहते हैं बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट। ठीक है, सो व्हाट इज बॉयंसी एंड बॉयंट फोर्स? The upward force exerted on a body immersed in a fluid is called upthrust or buoyant force, या फिर हम इसे force of buoyancy भी कहते हैं। And this phenomena is called buoyancy। और ये जो पूरी phenomena है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट पानी में सिंक करता है या फ्लोट करता है, उस phenomena को कहा जाता है buoyancy। ठीक है, the magnitude of the buoyant force depends upon the density of the fluid। हायर द फ्लूइड डेंसिटी ग्रेटर विल बी द बॉयंट फोर्स, यानी कि फ्लूइड की डेंसिटी अगर इंक्रीज होती है तो बॉयंट फोर्स भी ज़्यादा होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर दूध है, दूध ले लो और पानी ले लो, तो दूध ज़्यादा कंडेंस्ड होता है, ज़्यादा डेंस्ड होता है, तो इसमें अगर आप किसी चीज़ को डालोगे तो वो देर से डूबेगा। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को पानी में डालते हो तो वो जल्दी डूब जाएगा या जल्दी फ्लोट करेगा। इसी तरह से सी वाटर में जो साल्ट का कंसेंट्रेशन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होने का क्या मतलब कि फ्लूइड की डेंसिटी इंक्रीज हो गई, और जब डेंसिटी इंक्रीज हुई तो इस पर बॉयंट फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा क्रिएट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा। यही कारण है कि जब हम सी वाटर में स्विमिंग करते हैं तो वहाँ हमें डूबने की गुंजाइश नहीं होती है, हम सी वाटर में डूबते नहीं हैं, तैरते रहते हैं, क्योंकि फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द सॉल्ट कंसेंट्रेशन। ठीक है,
बट रिवर वगैरह में जो होता है, नॉर्मल पानी जो होती है उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन नहीं होता है। दैट मीन्स के फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कम होती है। तो फ्लूइड की डेंसिटी कम होगी तो बॉयंट फोर्स भी कम होगा, और जब बॉयंट फोर्स कम होगा तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस ऑब्जेक्ट को इजीली नीचे की तरफ पुल कर लेगी और वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो यही होता है बॉयंसी। जो किसी ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा होता है उस फोर्स को कहते हैं बॉयंट फोर्स, एंड इस फेनोमेना को बॉयंसी कहा जाता है। जब फ्लूइड की डेंसिटी इंक्रीज होती है तो बॉयंट फोर्स भी इंक्रीज होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट क्यों करता है और सिंक क्यों करता है। फ्लोट करना मतलब कि तैरना, और सिंक करना यानी कि डूब जाना। तो ये जो टेंडेंसी होती है, कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि किल पानी में डूब जा रही है, शिप इतनी बड़ी है वो नहीं डूब रही है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉ है, फ्लोटेशन का लॉज क्या है? तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने 3 तरह की बोतल ले ली, एक जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, एम्प्टी बोतल है, और एक हाफ फिल्ड बोतल है, और एक बोतल हमने ले ली फुल फिल्ड जो कि पानी से बिल्कुल भरी हुई है। 3 तरह की बोतल लिया हमने और उसको हमने एक टब में डाल दिया, नदी में डाल दिया। तो हम अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये जो फर्स्ट बोतल है वो पानी की सतह पर फ्लोट कर रही है, तैर रही है, और दूसरी वाली जो बोतल है जो कि पानी से आधी भरी हुई थी, जितनी पानी से भरी हुई थी वो पोर्शन पानी में है, और जो पोर्शन एम्प्टी है वो ऊपर है, यानी कि ये आधी वो पानी में है, आधा बोतल ऊपर है। थर्ड कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि फुल फिल्ड होने की वजह से ये पूरी की पूरी बोतल पानी के अंदर है, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, ये जो फ्लूइड है फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यहाँ पे ज़्यादा है, एंड ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लो। इस कंडीशन में क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। जितना पानी उतना ही इस बॉटल का वेट। अब इस कंडीशन में जितनी डेंसिटी इस फ्लूइड की है, ये लिक्विड जिसमें ये बॉटल डाला हुआ है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, एंड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है। तो अभी अभी हमने देखा कि जब फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, बॉयंट फोर्स ज़्यादा होता है। हायर द फ्लूइड डेंसिटी हायर विल बी द बॉयंट फोर्स। सो दैट मीन्स फर्स्ट केस में, इस केस में बोतल जो है वो बॉयंट फोर्स यहाँ पे ज़्यादा है एज कंपेयर्ड टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से ये पानी की बोतल तैर रही है। इस कंडीशन में देखो, बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो इक्वल है ऊपर के बॉयंट फोर्स से। इसमें क्या हो रहा है, इसमें नीचे की तरफ ज़्यादा कम फोर्स अप्लाई हो रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का वेट कम है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड कंडीशन में हमने क्या देखा कि फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स बॉयंट फोर्स ज़्यादा है, एंड ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो कम है, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स कम है ना। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होने का क्या मतलब है कि इसका वेट कम है, और वेट कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। मैंने उल्टा लिख दिया। थर्ड कंडीशन में जो है फ्लूइड, उसकी डेंसिटी कम है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लूइड डेंसिटी। तो इस कंडीशन में ये जो बॉयंट फोर्स है वो कम होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। इसी की वजह से जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इसलिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉटल को नीचे की तरफ पुल कर लेती है और ये बॉटल सिंक कर जाता है, डूब जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 कंडीशन देखी। जब बॉयंट फोर्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, फ्लोट करता है। और जब बॉयंट फोर्स वेट के बराबर होता है तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम पे रहता है, आधा ऊपर आधा नीचे, है ना। और जब बॉयंट फोर्स कम रहेगा, वेट ज़्यादा होता है ऑब्जेक्ट का, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है, ऑब्जेक्ट डूब जाता है। ये 3 कंडीशन होती है, ये 3 लॉज होते हैं फ्लोटेशन के। सो दैट इज मेंशन हेयर। An object will float on the liquid if the density of object is less than the density of the liquid. कोई ऑब्जेक्ट तभी फ्लोट करेगा जब उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी, लेस होगी, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा।
एन ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम ऑफ द लिक्विड इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ द लिक्विड। जब दोनों की डेंसिटी इक्वल होगी तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे रहेगा इस कंडीशन में। एंड द थर्ड है एन ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लिक्विड। अगर डेंसिटी ज़्यादा है ऑब्जेक्ट की, यानी कि ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा नॉर्मल। ठीक है, सो फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होने का क्या मतलब, बॉयंट फोर्स ज़्यादा और वेट कम। सेकंड कंडीशन में buoyant force is equal to the weight of object। थर्ड कंडीशन में buoyant force is lesser than the weight of object। तो ये 3 कंडीशन होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने की। ठीक है, अगर कोई बॉटल है वो उसमें 10 ml पानी भरा हुआ है, और अगर किसी बॉटल में इस 10 ml पानी से भरे हुए बॉटल को अगर हम 500 ml के किसी बकेट में डाल देते हैं, तो आप बताओ कि ये फ्लोट करेगा या सिंक कर जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर हम लोग अब आ चुके हैं, दैट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो देखिए, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डालते हैं तो उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट होता है, दैट इज बायंट फोर्स। तो ये बायंट फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का एक्सर्ट हो रहा है, यही बताता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसे आर्किमिडीज नाम के साइंटिस्ट ने इस प्रिंसिपल को दिया था, इसलिए इसे हम कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली, अगर हम आधा डुबाते हैं या पूरा डुबाते हैं, उस कंडीशन में इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, जिसे हम कहते हैं बॉयंट फोर्स, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि ये जो बॉयंट फोर्स अप्लाई होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है उस ऑब्जेक्ट द्वारा हटाए गए, डिस्प्लेस किए गए फ्लूइड के वेट के, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ये इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यही बताया जा रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो अप्लाइड बॉयंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ओके, दैट मीन्स कि जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, अब हम इसे किसी लिक्विड में डाल देते हैं, तो जैसे ही हम इस लिक्विड में डालते हैं, ये इतने जगह पर का जो लिक्विड होता है उसको ये अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देती है। तो इस जगह पर का जो लिक्विड है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये इतना पोर्शन, ये जो लिक्विड है वो इस जगह पर का लिक्विड है जो कि हटा हुआ है, डिस्प्लेस किया हुआ है। ओके, अब क्यों हटाती है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को स्पेस चाहिए होता है, तो ये उतने जगह का लिक्विड हटा करके अपना स्पेस गेन कर लेती है। ठीक है, और इसलिए ये वाटर डिस्प्लेस हो जाता है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस डिस्प्लेस किए गए वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है इस ऑब्जेक्ट पर लगाए गए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स के। अपवर्ड बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। ओके, आपने इसे ऑब्जर्व भी किया होगा। देखो, अगर हम कोई भी ग्लास में पानी लेते हैं और उसमें कोई पत्थर डाल देते हैं तो आप देखते हो कि पानी ऊपर छलक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो पत्थर है ये जितना जगह लेता है उतने जगह का पानी अपनी जगह पर से डिस्प्लेस कर देता है। और जब हम इसी पानी को मेज़र करेंगे, इस पानी का जो वेट है उसको जब हम मेज़र करेंगे तो वो इक्वल होगा उस बॉयंट फोर्स के। इसका जो मेजरमेंट निकलेगा वही होगा बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। अब आइए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। देखिए, ये एक बीकर है और ये कोई स्टोन है जो कि 5 kg का स्टोन है। ठीक है, एक स्प्रिंग बैलेंस ले लिया हमने और उसमें एक 5 kg का स्टोन हमने हैंग कर दिया, और ये एक बीकर है और एक छोटा सा बीकर यहाँ पे भी है। अब जब हम इस बीकर को पानी में डालते हैं तो इस स्टोन का मास अभी जब ये ऑब्जेक्ट एयर के कांटेक्ट में है तब इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 5 kg। जैसे ही हम इसे पानी में डालते हैं इस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाता है 2 kg। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 kg। इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाता है, 2 kg। तो दैट मीन्स कि इस जगह पर का जो 2 kg वाटर है वो डिस्प्लेस होकर के इस कंटेनर में आकर के जमा हो जाता है। और जब हम इस कंटेनर में जमा हुए पानी को जब हम मेजर करते हैं तो उसका वेट आता है 2 kg। ठीक है, तो जैसे ही हम इस स्टोन को बीकर में डाला, उस स्टोन का जो मास है उस स्प्रिंग बैलेंस में 5 kg था, 5 kg से ये आ गया 3 kg पे। देख रहे हो यहाँ पे 3 kg पे आ जाता है।
पहले जब ये एयर के कांटेक्ट में था 5 kg था, और जब हमने इसको पानी में डाला तो इसका वेट हो जाता है 3 kg। तो ये जो 2 kg यहाँ से इसका वेट माइनस हुआ, वो कहाँ चला जाता है? इस वाटर में। उतने अमाउंट का वाटर ये ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से डिस्प्लेस कर देती है, उतने अमाउंट का वाटर बह करके दूसरे कंटेनर में गिर जाता है, और इस कंटेनर में गिरे पानी को जब हम मेजर करते हैं तो इसका मास होता है 2 kg। अब हमें इस प्रिंसिपल को वेरीफाई करना है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, राइट? तो अब हमें क्या करना है, हमें इस स्टोन में हुए वेट लॉस का, इस स्टोन में जो वेट लॉस हुआ है उसे और इस डिस्प्लेस किए गए वाटर, इन दोनों का मेजरमेंट करना है, और हमें देखना है कि दोनों का अमाउंट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि जितना वेट लॉस हुआ है वही उसका बॉयंट फोर्स है। वेट लॉस होने का क्या मतलब है कि उतना अमाउंट का फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, उतना अमाउंट का बॉयंट फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम वेट लॉस निकालेंगे, कितना वेट लॉस हुआ इस स्टोन का, और दूसरा क्या निकालना है हमें, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट निकालना है, और देखना है कि दोनों का वेट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सो लॉस ऑफ वेट ऑफ द स्टोन हम सबसे पहले निकालते हैं। तो पहले इस स्टोन का मास कितना था? 5 kg, और जब हमने पानी में डाला तो कितना हो गया? 2 kg, 3 kg हो गया। तो 5 kg में से 3 kg को हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 kg, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है? अपरेंट लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। m कितना आया? 2 kg। 2 इंटू जी, जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 19.6 न्यूटन। अब सेकंड केस में हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट, ठीक है। तो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो भी mg हो जाएगा, ओके। तो mg इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड वाटर को जब हमने मेजर किया तो इसका वॉल्यूम कितना आया? 2 kg आया। तो 2 kg इंटू 9.8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19.6 न्यूटन। देखो दोनों की वैल्यू एकदम इक्वल आई है, तो दैट मीन्स कि इट इज़ वेरीफाइड दैट द बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ओके, आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा ये थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो ख़त्म होता है। अब आइए हम लोग न्यूमेरिकल पर चलते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ MCQs हैं, आइए उसे सॉल्व करते हैं। अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। एक सैटेलाइट है जो कि किसी अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट, मान लेते हैं कि यहाँ पे सैटेलाइट है और ये है अर्थ। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज द सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपेटल फोर्स है। व्हाट कैन वी से अबाउट द मोशन ऑफ द सैटेलाइट इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स जीरो। जब ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स जीरो हो जाता है तो उस सैटेलाइट की क्या कंडीशन होगी ये हमें बताना है। फर्स्ट है द सैटेलाइट विल कंटिन्यू moving in its orbit. Second, the satellite will move tangentially. The satellite will come at rest. The satellite will fall towards the center of the earth. क्या ऑप्शन होगा बताइए? जब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा था तो ये सर्कुलर पाथ को मेंटेन करके रखा हुआ था। जब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होना बंद हो जाएगा तब क्या होगा? ये सीधे डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा, दैट इज टेंजेंटियली मूव कर जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सेकंड है The gravitational force between two bodies does not depend upon. Gravitational force किस पे डिपेंड नहीं करता है? The product of their mass इस पे करता है। The distance between the center of two bodies करता है। The sum of their masses इस पे नहीं करता है। तो the correct answer is C. Okay? Because gravitational force का फॉर्मूला क्या होता है? F is equal to G M into M upon D square। तो प्रोडक्ट ऑफ मास भी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी है और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर भी है। तो नहीं है तो क्या है? सम ऑफ देयर मासेस। तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इफ वी हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स। अगर हम किसी बॉडी का के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे कि दो बॉडी है, एक बॉडी यहाँ है और एक बॉडी यहाँ है, इसके बीच का जो डिस्टेंस मान लेते हैं कि r है, अगर हम इसे आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, r/2 कर देते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो जब d इज इक्वल टू r था तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा g इंटू m अपॉन r स्क्वायर, और जब हम इसे r/2 कर देते हैं तब क्या होगा? g इंटू m अपॉन
आर बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू में ये जो टू स्क्वायर है, टू टू ज़ा फोर, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या है, जी इंटू एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है, फोर्स है, फोर्स इंटू फोर, यानी कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर इज 4 टाइम्स। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज ट्रिपल्ड, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया जाता है तब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ये हमें बताना है। तो पहले क्या था, F इज इक्वल टू जी इंटू एम एम अपॉन आर स्क्वायर, पहले था फोर्स F। अब जब ट्रिपल कर दिया जाता है, D को ट्रिपल कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 3R। तो इट विल बी जी एम एम अपॉन 3R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन 3 3 ज़ा 9 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 F। दैट मीन्स 1/9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो 1/9 का क्या मतलब है, इसमें देखो ऑप्शन में है कहीं पे 1/9 नहीं है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो द आंसर विल बी 1। ओके, इफ द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर डबल्ड, अगर किसी दो बॉडी के बीच का जो मास है, दो बॉडीज का मास है, उन्हें हम डबल कर देते हैं, तब क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बताना है। अभी तक ये दोनों जो कंडीशन थी उसमें हम डिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे, अब ये दोनों क्वेश्चन है मास पर। मास की वैल्यू को डबल या ट्रिपल करने पे क्या कंडीशन होगी ये बताना है, फोर्स पे क्या इफेक्ट करेगा ये बताना है। तो देखो पहले था, मान लेते हैं कि पहले क्या था, फोर्स इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मास को डबल कर दिया जाता है, तो 2m हो जाएगा, g इंटू 2m इंटू ये भी मास डबल हो जाएगा 2m अपॉन डी स्क्वायर। तो इट विल बी जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर इंटू 2 2 ज़ा 4। दैट मीन्स के ये जो फोर्स है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, द फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट है, इफ वी हाफ द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे मास को हाफ कर दिया जाता है, पहले हमने क्या किया था, डबल कर दिया था, अब इसे हम हाफ करते हैं, तब क्या कंडीशन बनेगी, जी एम अपॉन 2 इंटू एम अपॉन 2 अपॉन आर स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये दोनों जो है वो नीचे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा ना, ये जो m अपॉन 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये कंडीशन क्या बनेगी, जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर इंटू 1/4, यानी कि 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, अब आइए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ए कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड, यानी कि हाफ सेकंड। 0.5 सेकंड का क्या मतलब है, 1/2 सेकंड। लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या क्या बताना है, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, हमें स्पीड पता करनी है, फिर इसके बाद हमें एवरेज स्पीड पता करनी है, एंड देन हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से इस लेज की कितनी हाइट है वो हाइट हमें पता करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, टी इज इक्वल टू 0.5 सेकंड, जी दिया हुआ है, जी इज इक्वल टू 10 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि कार की एक्सेलरेशन भी यही है, कार ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ गिर रही है, उसी के डायरेक्शन में गिर रही है, इसलिए जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। एंड जी क्या है, ये ए है, ओके। और जब कार ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो दैट मीन्स कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, भी हमें नहीं पता है, और हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। सो फर्स्ट स्पीड v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, यू की वैल्यू 0 है, प्लस जी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 0.5 सेकंड, इस सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 इंटू 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ओके, ये स्पीड निकल गई। सेकंड में हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, v सेकंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल स्पीड माइनस फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2, जो भी दो स्पीड होती है उसे हम ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इट विल बी 0 प्लस
फाइनल स्पीड हमें पता चल गई 5 मीटर पर सेकंड, तो 0 + 5/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 = 2.5 मीटर पर सेकंड। थर्ड में हमें क्या बताना है, हाइट बतानी है, यानी कि हाइट का क्या मतलब है, डिस्टेंस है ना, ग्राउंड से लेज की कितनी डिस्टेंस है वो निकालनी है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थर्ड में एस दैट इज हाइट, h = u + 1/2 GT स्क्वायर, ut + 1/2 GT स्क्वायर, u की वैल्यू कितना है, 0 है तो 0 है, तो ut हट जाएगा, 1/2 GT स्क्वायर = क्या हो जाएगा 1/2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 0.5, 2 से ये 9.8 कैंसिल होगा तो 4.9 हो जाएगा, और 0.5 इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 1.25 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, 10 मीटर की ऊंचाई पर ये अटेन कर लेता है, तो हमें बताना है कि वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी हमें बताना है, u = व्हाट, एंड t बताना है, टाइम टेकन, कितना टाइम लगा इसे इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में। ठीक है, अब हमें क्या क्या गिवन है, हमें हाइट पता है, हाइट दैट इज s = 10 मीटर। सेकंड, हमें ग्रेविटी पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब चूंकि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है तो ग्रेविटी विल बी नेगेटिव, तो -9.8 मीटर हो जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, फाइनल वेलोसिटी हम जानते हैं कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वो ऊपर जाकर के अपनी मैक्सिमम हाइट पे थोड़ा सा पॉज होता है और तब नीचे आता है, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है। तो हमें 3 चीज़ पता है, तो अब हमें h निकालना है। सो द फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, 2as = v² - u² दैट इज 2gh = v² - u², इसलिए u² क्या हो जाएगा, u² हो जाएगा v² - 2gh। v कितना है, 0 है, तो v को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, -2gh क्या हो जाएगा -2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है -9.8 इंटू हाइट कितनी है 10। अब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 196 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये निकला है u², हमें निकालना है u, तो u = क्या हो जाएगा, इसको हम रूट कर देंगे, अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें अब टाइम निकालना है। सो टाइम निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v = u + gt। ठीक है, v = u + gt, तो t = क्या हो जाएगा, v - u/g, v - u/g हो जाएगा, और इस फॉर्मूला से आप टाइम निकाल सकते हो। v कितना है, 0 है, तो 0 को नेग्लेक्ट कर दो, -u हो जाएगा -14 -14 / -9.8। अब जब इसे आप कैलकुलेट करोगे -14 / -9.8 तो इट विल बी -1.43, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द मून। किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, m = 10 kg दिया हुआ है, तो हमें निकालना है कि इसका मून पे कितना वेट होगा। तो यहाँ पे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 9.8 होता है, तो हम यहाँ पे 9.8 अप्लाई करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है, तो वेट = क्या होता है, m × g। अभी जो हम निकाल रहे हैं वो अर्थ पे निकाल रहे हैं ना, m × g, m कितना है 10 kg, 10 × 9.8 हो जाएगा 98 न्यूटन। ये जो वैल्यू आई है वो अर्थ पे आई है। अब हमें मून पे निकालना है, तो मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ये जो है वेट ऑन अर्थ निकला है, अब हमें निकालना है वेट ऑन मून। तो वेट ऑन मून क्या होता है, 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ होता है, तो 1/6 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी 7 × 6 एंड 6 × 36.65 30, 16.5 न्यूटन हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A stone is released from the top of a tower of height 19.6 मीटर। कोई स्टोन है जो कि एक टावर है, उस टावर से ये स्टोन रिलीज किया जाता है नीचे की तरफ, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो हमें निकालना है। अब जब चूंकि ये रिलीज किया जा रहा है तो दैट मीन्स कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। u = दिया हुआ है 0, g = +9.8, और हाइट कितनी है 19.6 मीटर, तो हमें निकालना है v, तो v² = होता है 2gh
प्लस यू स्क्वायर, यहाँ पे यू स्क्वायर 0 है इसलिए हम यू स्क्वायर को हटा देंगे, तो 2gh इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। अब 2 इंटू 9.8 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 19.6 इंटू 19.6, ये हुआ वी स्क्वायर। वी इज इक्वल टू हो जाएगा इसका अंडर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 40 मीटर पर सेकंड। टेकिंग g इज इक्वल टू जी कितना हमें लेना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चूंकि स्टोन अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है, तो जी की वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी। ओके, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। हमें हाइट पता करनी है कि स्टोन के द्वारा कितनी हाइट तय की गई। तो नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो दैट मीन्स कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। अब हमें यू जी भी पता है, तो हाइट नहीं निकाल सकते क्या हम? कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसके लिए? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू है 0, तो 0 को हम हटा देंगे, तो माइनस यू स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा माइनस 40 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी है? -10। अब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 4 चुके 1600, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 2 दाहीं 20, अब एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2 8 16, 80 मीटर। ये हो गई हाइट। इसकी हाइट हमें कितनी निकली? 80 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस निकालना है, एंड द टोटल डिस्टेंस। तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि एक पत्थर यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो फिर ये तो वापस यहीं पे आएगा, तो दैट मीन्स कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो तो 0 हो जाएगा। और हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो देखो यहाँ से पत्थर ऊपर की तरफ फेंका गया, फिर ये इसी दूरी को तय करते हुए यहाँ तक आता है, तो दैट मीन्स के जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? हाइट का डबल हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, है ना। तो टोटल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 प्लस 80 इज इक्वल टू 160 मीटर, ठीक है। तो ये तीनों आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the force of gravitation between the earth and the sun given that the mass of the earth 6 is equal to 6 into 10 to the power 24 kg। यहाँ पे mass of the earth is equal to कितना दिया हुआ है? 6 into 10 to the power 24 kg। mass of the sun पे मास कितना है? 2 into 10 to the power 30 kg। और हमें एवरेज डिस्टेंस भी पता है कितना है? एवरेज डिस्टेंस यानी कि डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1.5 इंटू 10 to the power 11 मीटर, ठीक है। और हमें जी पता है पहले से, जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.7 इंटू 10 to the power -11 होता है। 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हमें एफ निकालना है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे एम कितना है? जी की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे 6.67 7 लिखेंगे हम सीधे। 6 इंटू 7 इंटू 10 to the power -11 इंटू मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10 to the power 24 इंटू मास ऑफ द सन कितना है? 2 इंटू 10 to the power 30 अपॉन डी स्क्वायर। डी की वैल्यू 1.5 इंटू 10 to the power -11 का होल स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 80.4 इंटू 10 to the power -11 इंटू 10 to the power 54 अपॉन इन दोनों को कैलकुलेट, इन दोनों को डबल मल्टीप्लाई करने पे ये होता है 2.25 इंटू 10 to the power 24। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 804 इंटू 10 to the power 42। 42 कैसे आया? देखो 54 में से 11 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस है, तो ये हो जाएगा 4 में से एक गया 3 और 5 में से एक गया 4, 43। अब ये जो 22 है ये जब ऊपर जाएगा तो दोनों को कैलकुलेट करके ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो जाता है। अब 2.25 है, तो 2.25 इस पॉइंट को हटाने के लिए हम इसमें से 200 में से जब हम 100 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 225 हो जाएगा, और इसमें से 2 वैल्यू घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो 225 इंटू 10 to the power 20। अब ये जो 10 to the power 20 है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाकर के इसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब हम ऊपर लाते हैं तो इसका साइन बदल जाता है, प्लस से माइनस में हो जाएगा। तो 42 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 22। और 804 में हम
225 से जब हम डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 3.57। तो फाइनल वैल्यू ये इसकी हो जाएगी 3.57 इंटू 10⁻²2। ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, नेक्स्ट, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 meter high, and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. तो देखो, एक टावर है, इस टावर पर से एक स्टोन है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, और एक स्टोन है जो सेम टाइम पर नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, और इस टावर की हाइट कितनी है? 100 मीटर है। तो जब फर्स्ट कंडीशन में इसको हम मान लेते हैं कि ये स्टोन ए है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये स्टोन बी है। ठीक है, तो इस टावर के टॉप से जब कोई स्टोन नीचे गिरेगा तो दैट मीन्स कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? कुछ ना कुछ होगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो ऊपर से छोड़ा जा रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, राइट। तो स्टोन 1 की अगर हम बात करें तो स्टोन 1 की जो u होगा वो 0 है ना। अब देखो, अब हमें क्या पता करना है? When and where the two stones will meet, किस जगह पर ये दोनों स्टोन जा करके मिलेंगे, हमें ये बताना है। तो सपोज कर लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पर ये दोनों स्टोन आकर के मिलते हैं, इधर से जो स्टोन जा रहा है वो और इधर से जो स्टोन आ रहा है वो, ये इस पॉइंट पर आकर के मिलते हैं। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये x है। ठीक है, अगर ये पॉइंट x है तो इसकी जो हाइट होगी वो 100 - x होगी, क्योंकि टोटल हाइट तो 100 है ना। एक हाइट अगर x है तो दूसरी हाइट क्या होगी? 100 - x होगी। तो सपोज कर लेते हैं कि स्टोन 1 से जो हाइट है वो x है, और नीचे से ऊपर की तरफ जो हाइट है वो 100 - x है। तो स्टोन 1 के कंडीशन में h = क्या हो जाएगा? x मान लेते हैं। ठीक है, और g की वैल्यू क्या होगी? प्लस के साथ होगी या माइनस के साथ होगी? तो पॉजिटिव होगा, है ना। तो +10 हम मान लेते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम 10 रख रहे हैं। ओके, एंड सपोज कर लेते हैं कि टाइम दोनों ही कंडीशन में बराबर लगेगा, क्योंकि टाइम सेम टाइम पे दोनों को छोड़ा जा रहा है। तो t = हम मान लेते हैं कि t सेकंड है। इसी तरह से स्टोन 2 की कंडीशन को हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। स्टोन 2, इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ ये फेंका जा रहा है, तो इसमें u = है 25 मीटर पर सेकंड। v कितना होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा ऊपर जा करके, है ना। v = 0 हो जाएगा। और हाइट हमें कितना फाइंड करना है? 100 - x। ओके, एंड g = यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एंड टाइम = t सेकंड। तो हमें क्या पता करना है? हमें x, सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो स्टोन x = ये क्या है? स्टोन 1 की हाइट है, तो हाइट का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, सो h = ut + 1/2 GT²। अब u कितना है? 0 है, तो ut को हम कंसिडर नहीं करेंगे। 1/2 GT² क्या हो जाएगा? 1/2 g की वैल्यू कितनी ली हमने? 10 ली है ना। प्लस है, पॉजिटिव है, स्टोन 1 का हम निकाल रहे हैं इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। 10 × t² 2 से 5 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 5t²। तो x की वैल्यू हमें कितनी आई? x = 5t²। अब हमें सेकंड स्टोन का हाइट पता करेंगे, तो ये हो जाएगा h = ut। u कितना है? 25 है, 25 × t टाइम प्लस 1/2 × -10। यहाँ पे g कितना है? -10 है, तो -10t हो जाएगा। अब ये 2 से कटेगा तो -5 हो जाएगा, तो इट विल बी 25t - 5t²। ये क्या निकला? h = कितना है यहाँ पे? 100 - x है, तो यहाँ पे हम 100 - x लिखेंगे। ओके, तो हमें दो इक्वेशन मालूम हुआ, x की वैल्यू पता चल गई। अब इस x की वैल्यू को इसमें हम पुट करेंगे। 100 - x = 25t - t²। इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 - 5t² = 25t - 5t²। ठीक है, इसे हम फिर से लिखते हैं। 100 - x, इसे मैं फिर से लिख रही हूँ। x की वैल्यू हमें कितनी आई? 5t², और 100 - x = कितना आया? 25t - 5t²। अब इस x की जगह पे हमको 5t²
रखना है तो ये हो जाएगा 100 माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। ओके, अब इस माइनस 5t स्क्वायर से माइनस 5t स्क्वायर कैंसिल, 25t इज इक्वल टू 100, इसलिए t की वैल्यू क्या हो जाएगी 100/25 इज इक्वल टू 4। तो t इज इक्वल टू कितना आया 4 सेकंड। अब हमें 4 सेकंड ये तो पता चल गया कि 4 सेकंड के बाद ये दोनों जो स्टोन है वो आकर के मिलेंगे, हमें व्हेन का आंसर मिल गया। अब हमें फाइंड करना है वेयर का आंसर, कि कहाँ पे आकर के मिलेंगे, यानी कि डिस्टेंस पता करनी है। तो डिस्टेंस पता करने के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। तो x इक्वल टू कितना है 5t स्क्वायर है, x इक्वल टू 5t स्क्वायर, तो t की वैल्यू कितनी है 4, तो यानी कि 5 इंटू 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल बी 5 इंटू 16 इज इक्वल टू 80 मीटर। तो ये हो गया लोकेशन। ओके, तो यानी कि टॉप से 80 मीटर और नीचे से 20 मीटर पर ये दोनों स्टोन आकर के मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द, एक बॉल है जो कि ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, ये रिटर्न्स हो जाता है थ्रोवर की तरफ आफ्टर 6 सेकंड में, ये वापस आ जाता है टोटल कितने सेकंड में 6 सेकंड में, यानी कि इसको जाने से लेकर के आने का टाइम, आने में टोटल टाइम लगा 6 सेकंड का। दैट मीन्स कि 3 सेकंड जाने में लगा होगा और 3 सेकंड आने में लगा होगा, तभी तो 6 सेकंड होगा। ठीक है, तब हमें पता करना है कि फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है। ए में हमें क्या निकालना है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, बी में हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है हाइट, एंड सी में हमें पता करना है पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक गया और उसके बाद, अब चूंकि हमें पता है कि ये 3 सेकंड में यहाँ तक की हाइट गेन कर लेता है, तभी तो 3 सेकंड में वापस आएगा। तो 3 सेकंड में ये ऊपर तक पहुँच जाता है, तो 4 सेकंड में कहाँ पे रहेगी इसकी पोजीशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि कुछ इस तरह की पोजीशन होगी यहाँ पे। तो नीचे की तरफ आने में इसकी पोजीशन हमें निकालनी है, हाइट निकालनी है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। ओके, तो सी में हमें निकालना है हाइट। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में देखो, अब हमें यहाँ पे टाइम पता चल गया 3 सेकंड, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 सेकंड, जी इज इक्वल टू हम 10 मान लेते हैं, 9.8 ही लेते हैं चलो, चूंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है इसलिए -9.8 होगा। ओके, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब नीचे से ऊपर जब जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है इनिशियल वेलोसिटी u निकालना है, तो u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, u की v की वैल्यू 0 है, 0 इज इक्वल टू u प्लस जी, जी कितना है -9.8 इंटू टाइम कितना है 3। अब इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये u है ना, 4 नहीं है, u इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस माइनस हो जाएगा u माइनस, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 29.4। अब इस u को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू -29.4। जब ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि 29.4 मीटर पर सेकंड, ये हमें इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई। ठीक है, सेकंड में हमें क्या निकालना है हाइट निकालना है। तो अब हमें u पता है, v भी पता है, g और t सब पता है, तो h नहीं निकल जाएगा, h इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt 29.4 इंटू 3 प्लस 1/2 जी की वैल्यू कितनी है -9.8 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर। अब इस 2 से ये 4.9 बार कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88.3 माइनस 44.1 इज इक्वल टू 44.1 मीटर। ये हो गई हाइट। ओके, थर्ड में हमें क्या निकालना है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। अभी हमने देखा कि बॉल 3 सेकंड में ऊपर की तरफ चली जाती है, तो 4 सेकंड में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, राइट, ऊपर की तरफ गई और 4 सेकंड में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट पता करनी है कि क्या होगी। हमें u पता है, u अभी कितना निकला था 29.4 मीटर पर सेकंड। हाइट हमें अभी निकली है, कितनी निकली है हाइट 44.1 मीटर। ओके, अब चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 u होगी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी u होगी। थर्ड सी के लिए
इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, टाइम कितना हो जाएगा 1 सेकंड, क्योंकि ये 3 सेकंड तक तो ऊपर पहुंचा और उसके बाद इसने कितनी डिस्टेंस कितने टाइम ट्रेवल किया है 1 सेकंड, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे 1 सेकंड हो जाएगा। g की वैल्यू हम क्या लेंगे पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अब हमें x निकालना है। मान लेते हैं कि ये जो हाइट है ना, ये वाली हाइट, ये मान लेते हैं कि x है, तो हमें क्या निकालना है 44.1 माइनस x, ये हमें पता करना है 44.1 माइनस x क्या होगा। ठीक है, तो x निकालने के लिए हम x क्या है हाइट ही तो है, तो हाइट का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। अब u कितना है 0 है, तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, 1/2 g कितनी है 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 1 स्क्वायर है, तो अब 2 से ये 9.8 कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4.9 मीटर। ओके, अब हमें क्या निकालना है 44 यानी कि हाइट माइनस x, h माइनस x इज इक्वल टू 44.1 माइनस 4.9, देन इट विल बी, इसको हम माइनस करेंगे, 11 में से 9 गया 2, 39.2 मीटर। ये हो गया फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आइए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है थ्रस्ट से, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। कोई वुड का ब्लॉक है जो कि टेबल पे रखा जाता है। द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 kg। मास हमें पता है m इज इक्वल टू 5 kg एंड इट्स डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता करना है, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विद इट्स साइड्स ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। दो कंडीशन है, एक कंडीशन में 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर वाले साइड को सरफेस से सटा करके रखना है टेबल की सरफेस से, और दूसरे कंडीशन में 20 इंटू 40 वाली साइड को सटा करके रखना है, और दोनों ही कंडीशन में हमें ये बताना है कि कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर 1 में यहाँ पे हमें मास दिया हुआ है, ग्रेविटी हमें पता है ऑलरेडी, g इज इक्वल टू क्या होता है m इज इक्वल टू 5 kg, है ना, बिकॉज चाहे ऐसे रखो या ऐसे रखो, इसका जो मास है 5 kg वो तो सेम ही रहेगा, और g इज इक्वल टू 9.8। ओके, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू जी, 5 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 49 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया फोर्स। अब हमें क्या निकालना है, तो ये जो फोर्स निकला वो क्या है थ्रस्ट है, यानी कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे थ्रस्ट। तो ये जो हमने अभी निकाला वो क्या है थ्रस्ट है। अब हमें प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी होता है, तो हमें अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्रेशर का, P इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब एरिया इज इक्वल टू फोर्स कितना है 49 इंटू L इंटू बी करेंगे, है ना। अब फर्स्ट कंडीशन में L कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो 49 इंटू 20 इंटू 10 हो जाएगा। ओके, सो 49 इंटू 200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा देखो प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 100। ठीक है, अब ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 0 बचा है वो चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4900 अपॉन 2 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2450 पास्कल। ये है प्रेशर। हमने अभी एक ब्लॉक का प्रेशर निकाला है, एक कंडीशन का। अब सेकंड कंडीशन का हम निकालते हैं। यहाँ पे एरिया हम सबसे पहले निकाल लेंगे। एरिया इज इक्वल टू क्या है 40 इंटू 20 सेंटीमीटर अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि इसका 100 और इसका 100 हम मीटर में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 800 अपॉन 1
10,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8/100 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.08 मीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया। अब हमें फोर्स निकालना है, प्रेशर निकालने के लिए हमें फोर्स चाहिए, ठीक है, थ्रस्ट चाहिए। तो थ्रस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू जी। तो मास इंटू जी अभी हमने निकाला था, कितना निकला था, 49 न्यूटन, है ना। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 अपॉन एरिया, एरिया कितना है 0.08। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4900 अपॉन 8 इज इक्वल टू 612.5 पास्कल। ओके, ये है प्रेशर। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ये हम आशा करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं इसके बाद एक पोल जनरेट करूंगी, उसमें आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब है। अगर आप लोगों ऑलमोस्ट सारे बच्चों का एग्ज़ाम 15 मार्च को साइंस का पेपर अगर हो जाएगा तो फिर मैं 5th चैप्टर जो है वर्क एनर्जी एंड पावर वो मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगी ड्यू टू सम डिफ़िकल्टीज़। और अगर आप लोगों का एग्ज़ाम 20th या 20th मार्च के बाद है तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि 18th या 19th को मैं वर्क एनर्जी एंड पावर का 1 शॉर्ट रिवीजन अपलोड कर दूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो जिन बच्चों के एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छा करना है, पूरे क्वेश्चन को अटेंड करना है। नहीं भी आ रहा है तो स्टेप्स फॉलो कर देना है, कम से कम टच कर देना है, इंट्रो दे देना है कि उस टॉपिक से, अगर जैसे कि प्रेशर पूछा हुआ है तो प्रेशर से रिलेटेड आपको कुछ भी आ रहा है तो वो आपको लिख करके आना है। क्वेश्चन को पूरी तरह से छोड़ना नहीं है, टच करने का भी क्वेश्चन मिलता है। ओके, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।